इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट ऑफ अकोमोडेशन, कोई प्रॉपर्टी अकोमोडेशन है या नहीं। तो अकोमोडेशन के ऊपर अगर आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आए, 4 नंबर का सवाल आए, तो केवल अकोमोडेशन की परिभाषा से काम नहीं होगा, डोमिनेंट इंटेंशन टेस्ट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये केस लॉ भी आपको बताना पड़ेगा। और कोर्ट के सामने जब किसी सूट के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, ये सवाल होता है कि वेदर द प्रॉपर्टी इज अकोमोडेशन और नॉट, क्योंकि अगर अकोमोडेशन होगी तो ही क्या लागू होगा, एमपी अकोमोडेशन एक्ट, अदरवाइज क्या लागू होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 105 to 117 का लीज का चैप्टर। तो इस केस लॉ में क्या बोला था, दाल मिल क्या है भैया, अकोमोडेशन नहीं है, तो उसके ऊपर क्या लागू होगा, टीपे लागू होगा। थिएटर क्या है, अकोमोडेशन है नहीं, पर हॉल फॉर थिएटर क्या है, आप किराए पे क्या दे रहे हो। तो ये पार्ट आपको भी मेंस में लिखना है, मैं आपको ये प्रोवाइड आपके एप्लीकेशन में कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाइए, अब लैंडलॉर्ड की परिभाषा मैंने आपको कल बोला था याद करने का, आपने लिखी भी, अभी कॉपी चेक करूंगा आपकी में देखेंगे। पर आप देखिए इस परिभाषा को आप 1 2 3 4 5 पार्ट में इसको डिवाइड करो और इस तरीके से इसको याद करो, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि 5 पॉइंट की परिभाषा है। और इस तरीके से आपको एग्जाम में भी इस तरीके से लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपने एग्जामिनर को एक झटके में बता दिया कि आपको परिभाषा पूरी आती है, उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा आपके इसमें। आप देख रहे हो ये परिभाषा आपके सामने कितनी क्लियर है, कितनी ईजी है। तो अगर आप एग्जाम में भी ऐसा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि परिभाषा बेरक में जैसी लिखी है पूरी पैरा में वैसी लिखना है, नहीं, आप ऐसा भी करोगे तो काम आपका चल जाएगा। ये वही परिभाषा है जो बेरक में है, पर इसे अलग तरीके से लिखा गया है, पॉइंट में डिवाइड करके। जब आप एग्जाम में लिखे तो बीच का स्पेस मत देना, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक चलने देना, और 1 2 3 4 5 पॉइंट मत देना। पैराग्राफ को केवल ब्रेक किया है अपन ने, इसको है ना पॉइंट में 1 2 3 4 5 मत करना, वो गलत हो जाएगा ना। केवल इस तरीके से आप कर दोगे तो आप सही रहेंगे। वो प्रेजेंटेशन का एक स्किल है अपने आप में। 2CDE, ये अगेन अगर 2E की फैमिली की परिभाषा आती है तो फैमिली की परिभाषा भी आपका प्रेजेंटेशन इतना तगड़ा होना चाहिए कि समझ जाएगी कहना क्या चाह रहे हो। जो मेंबर ऑफ फैमिली की परिभाषा उसमें पहली बात तो 6 वो है जो कंडीशन नहीं है, मतलब सीधा ही है फैमिली, पर 2 फैमिली कंडीशन पे है, ब्रदर सन और अनमैरिड डॉटर अगर साथ में रह रहे तो ही क्या है वो मेंबर ऑफ फैमिली है। एट द सेम टाइम और कोई रिलेशन जो आपके भरोसे हैं वो भी क्या है मेंबर ऑफ फैमिली है, वो कोई भी हो सकता है। अब जो लोग इन सब में नहीं फॉल करते, जो परिवार वाले हैं, वो इसमें फॉल कर सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन हिम, ठीक है। और एक और बात, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप हिंदी वाला पार्ट पढ़ोगे तो वहां पर नाना नानी दादा दादी चारों आते हैं। तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों आएंगे। आप एमपी अकोमोडेशन का अंग्रेजी भाग पढ़ोगे तो वहां पर केवल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर लिखा हुआ है, पर हिंदी पार्ट के ऊपर दोनों को अलग से डिफाइन किया हुआ है। तो मेंबर ऑफ फैमिली में नाना नानी को भी रखा गया है और दादा दादी को भी रखा गया है। उन्हें ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ही बोलते हैं, बस आगे लगा देना है पैटर्नल तो दादा दादी हो जाएंगे, और लगा दोगे मैटरनल तो नाना नानी हो जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी में फ़र्क है डेफिनेशन में, तो आपको इस बात को ध्यान यहाँ पर रखना है। तो ये आप अब इसको याद करना भी आसान है, और इसको आपको 6 + 2 का कॉम्बिनेशन ध्यान रखेगा कि 6 विदाउट कंडीशन है और 2 विथ कंडीशन वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, टेनेंट की परिभाषा, इसको भी आसान किया जा सकता है। टेनेंट को 4 भागों में 4 तरीके से मैंने यहाँ पर बांटा है। पहला क्या है भैया, पहला टेनेंट, दूसरा सब टेनेंट, तीसरा स्टेचुटरी टेनेंट, और चौथा अनलॉफुल टेनेंट। लॉ ने टेनेंट किस किस को माना है, पहला पढ़िए, बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट बिहाफ द रेंट। एक जो रह रहा है टेनेंट, सिंपल सी परिभाषा, जो रह रहा है। एक टेनेंट का टेनेंट भी क्या कहलाया गया है, सब टेनेंट, उसे भी क्या बोला है, टेनेंट। तो टेनेंट की परिभाषा में टेनेंट तो आता ही है, ये तो कॉमन सेंस है, पर सब टेनेंट भी टेनेंट कहलाएगा। नंबर 2। नंबर 3, एनी पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी। मान लो 11 महीने का क्या था भैया, एग्रीमेंट था, 12वें महीने भी क्या कहलाएगा, वो टेनेंट ही कहलाएगा। वो इसे क्या कहते हैं, स्टेचुटरी टेनेंट। वो ऐसा टेनेंट है जो लॉ ने बोला है, मतलब बाय लॉ वो टेनेंट है आपका। आपके एग्रीमेंट के हिसाब से तो 11 महीने के बाद क्या हो गई, किराएदारी समाप्त हो गई, पर 12वां महीना भी लॉ क्या बोलता है उसको, चूंकि वो जुडिकल पोजीशन है, सेक्शन 6 के सारे का भी रिलेशन है इससे, ठीक है। तो उसका पोजीशन क्या है, इससे कहते हैं स्टेचुटरी पोजीशन। पर अगर लैंडलॉर्ड डिक्री लेके आ जाए कोर्ट से, किसकी, एविक्शन की, तो क्या होगा, तो क्या कहलाएगा, नहीं। तो अनलॉफुल टेनेंट जो है, जिसके अगेंस्ट क्या गई कोर्ट की डिक्री आ गई है फॉर एविक्शन, तो ये टेनेंट की परिभाषा में नहीं है।
तो टिनेंट की परिभाषा में 4 बातें अगर आपको ध्यान है तो आपको परिभाषा ध्यान है। टिनेंट, सब टिनेंट, स्टेशनरी टिनेंट माइनस अनलॉफुल टिनेंट, बात खत्म। तो अगर आप इस पार्ट में आपकी डेफिनेशन को प्रेजेंट करते हो एग्जाम के अंदर तो आपका कॉन्सेप्ट आप बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाएंगे। कॉपी चेकर शायद आपकी चारों हेडिंग देख के समझ जाएगा कि बच्चे को सब आता है, और इस इंप्रेशन के नंबर, एग्जामिनर की ये सहायता करने के नंबर भी स्पेशल मिलते हैं अपने को कि उससे ज़्यादा मेहनत आपकी कॉपी पर नहीं करना पड़ी, और एट द सेम टाइम आपने बता दिया कि आप स्मार्ट भी है। हार्ड वर्किंग तो है ही, सबने करा है, पर आप स्मार्ट भी है। आपने उसको हेडिंग देके करा, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, सेक्शन 3 पर भी सवाल आ सकता है ना, ये तो बेरेट का प्रावधान है। सेक्शन 3 में एक शब्द है गवर्नमेंट, उसकी परिभाषा। लोकल अथॉरिटी की परिभाषा अपने को जनरल क्लॉजेज एक्ट में कहाँ पर है थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। लोकल अथॉरिटी का यूज अपन कहाँ करते हैं, और आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर भी अपने को जरूरत पड़ती है आंसर लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट चीज ये कि अप्लीकेबल टू प्रॉपर्टी एंड नॉट पर्सन, है ना, ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आता है कि व्यक्तियों पर नहीं है। सेक्शन 3 मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी है जो क्या है भैया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो सरकार ने किसी और को दे दियो, उसने किसी और को दे दियो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो वो क्या भी एग्जम्प्टेड है। इन प्रॉपर्टी के ऊपर क्या लागू होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है। केस लॉ का नाम एम कुरैशी वर्सेस, और एक और केस लॉ है चिंतामणि चंद्र मोहन अग्रवाल, इसमें क्या हुआ था भैया, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा गया था, क्योंकि झगड़ा हुआ था। इस केस में डिस्प्यूट हुआ था, किस बात का डिस्प्यूट, कि सर भारत आजाद हो चुका है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, सब बराबर है, सब इक्वल है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को स्पेशल एग्जम्पशन क्यों दिया जाए, व्हाट इज द ग्राउंड। लोकल अथॉरिटी के नॉन रेसिडेंशियल पर्पस की प्रॉपर्टी को एग्जम्पशन क्यों दिया जाए, जब आर्टिकल 14 है, जब सब बराबर है, सरकार अपने लिए विशेष छूट क्यों ले रही है। तो इस केस में फिर कंसिडर किया गया था क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इन्हें एग्जम्प्ट किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि इन्हें पूरे लॉ से एग्जम्प्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इनके ऊपर क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। अकोमोडेशन एंड प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने का तरीका है जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मेकिंग है। लैंडलॉर्ड अपना घर किराए पे सेवा करने के लिए नहीं देता है, वो कुछ पैसा कमाना उसका उद्देश्य उसका होता है। तो इसीलिए एक लॉ उस व्यक्ति के लिए चाहिए जो उसको गवर्न करे, जो उसके लालच में टेनेंट को अन्यथा परेशान न करे। उस उद्देश्य के साथ एमपी अकोमोडेशन एक्ट को तैयार किया गया था। पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के साथ ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का उद्देश्य हमेशा क्या होता है, जनता की सेवा करना, जन कल्याण। लोकल अथॉरिटी की नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगेन वही जन कल्याण वाला क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। तो इसका ये लिख लो भैया, आपके बेयर एक्ट में दोनों केस लॉ लिख लीजिए अभी हाल। जितने भी केस लॉ है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने को बेयर एक्ट में उसे हमेशा तैयार रखना है, ताकि हम प्री के रिवीजन में बहुत सारे मेंस के पॉइंट भी कवर अप कर ले।